नमस्कार, आपका स्वागत है दिन भर विशेष में। साल 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ। दंगा इतना भीषण था कि आसपास के 18 प्रखंड और लगभग 200 गांव इसके चपेट में आ गए। आज़ादी के बाद पूरे देश में इतने बड़े स्तर पर पहली बार दंगा भड़का। इस दंगे की वजह से हिंदुत्व की राजनीति दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ती चली गई। बिहार में आने वाले 6 महीने के बाद चुनाव हैं, इसलिए आज पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की शुरुआत भागलपुर के एक रैली के साथ किया है। बिहार चुनाव की शुरुआत भागलपुर से ही क्यों किया गया और इसको लेकर बिहार के नेताओं में कैसी चर्चा है, इसको आज समझेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार एक बड़ा झटका है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अब उन्हें लग सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों ने भी शपथ ले लिया है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के दौरान हुई भ्रष्टाचार और अन्य गड़बड़ियों का खुलासा इस सत्र के दौरान किया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या है बीजेपी की तैयारी और आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा ये सत्र, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको आज की 2 बड़ी हेडलाइन बताना चाहता हूं, जिसे समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पत्र लिखकर इसके पोल खोले हैं कि आंगनबाड़ी के भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुई है, जिससे अब सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष योगी सरकार को घेर रही है। अब इसको लेकर क्या बात आती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। साल 1971 जब बांग्लादेश बना था, तब से लेकर 2024 तक बांग्लादेश में पाकिस्तानी सामानों को बांग्लादेशी सरकार की मंजूरी नहीं मिलती थी। लेकिन सत्ता में उलटफेर होने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, तब से पाकिस्तान के साथ नज़दीकी बढ़ रही है। अब पहली बार यह होने जा रही है कि 55 साल के बाद पाकिस्तानी सामानों को बांग्लादेशी सरकार की मंजूरी मिली है। इससे भारत के रिश्तों पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसकी बात चल रही है। अब लौटते हैं मुख्य खबर पर। भागलपुर में 1989 का दंगा इतना भीषण था कि गांव के गांव वीरान हो गए। लोग मानते हैं कि यह इतना सुनियोजित था कि लाशों को खेतों में गाड़कर फूलगोभी बो दिया गया था। यह दंगा हिंदू मुसलमानों के बीच हुआ था। बीजेपी के लिए बिहार में हिंदुत्व की राजनीति और हिंदूवाद को आगे बढ़ाने के लिए इससे अच्छा स्थान शायद नहीं हो सकता है। भागलपुर एक उपयुक्त स्थान माना गया इसकी शुरुआत करने के लिए। इसलिए पीएम मोदी ने बिहार के चुनाव के लिए भागलपुर को शुरुआती स्थान माना। अपने बिहारी एजेंडे को चलाने के लिए अपना पहला स्थान चुना। पीएम मोदी ने मैथिली में प्रणाम कहा। सांसदों को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां भीड़ कैसे आएगी और उसका प्रबंधन कैसे होगा। वहीं पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार भी साथ रहे। इस दौरान चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार पीएम मोदी से खफा है, लेकिन एक बार फिर साथ आकर उन्होंने बताया कि हम एनडीए गठबंधन में कायम हैं। इसके साथ ही राज्यपाल और मंत्री महोदय भी शामिल रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस यात्रा के दौरान और इस रैली के दौरान शामिल रहे। आप वीडियो और फोटो में देख सकते हैं बीजेपी के इस रैली को, प्रधानमंत्री के इस रैली को। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हिंदुत्व के सहारे चलेगी बीजेपी, इसके कई संकेत हैं। बिहार के सीमांचल वाले इलाके में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या लगभग समान है। कहा जाए तो मुसलमानों की संख्या ज़्यादा ही है, कम नहीं। इन इलाकों में हिंदुत्व का झंडा लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे थे। इसका नाम उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा रखा था। इस दौरान उन्होंने सीमांचल के इलाकों का दौरा किया और यहाँ पर बिहार के अंदर बढ़ रही भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते हुए उन्होंने हिंदुत्ववाद को आगे बढ़ाया। ये बिहार के चुनाव में सीमांचल के तरफ से बीजेपी को एक मजबूत दावेदारी के रूप में देखा गया कि अब हिंदुत्व का एजेंडा यहीं से शुरू किया जाएगा, क्योंकि सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस की पकड़ है और यहाँ पर हिंदुओं वोटरों को एक साथ लाने के लिए ऐसा किया गया ताकि हिंदू वोटर एक साथ आ जाए, मुसलमान विरोधी हो जाए, ऐसे छवि बनाई गई। बिहार को हिंदुत्व से जीतने की कोशिश बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हिंदुत्व की राजनीति कर बिहार को जीतने की कोशिश की गई।
आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी इसीलिए बन पाए क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति पूरे देश में चल रही थी। अगर हिंदुत्व की राजनीति पूरे देश में नहीं चलती तो इस बात की गारंटी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आ पाते, जो आज तक सत्ता में बने हुए हैं। इसके बाद हिंदुत्व की राजनीति लगातार मजबूत होती चली गई। उत्तर प्रदेश से इसको एक बड़ी साख मिली, इसके बाद ये पूरे देश में फैलती चली गई। आज एनडीए के पास पूरे देश भर में लगभग 21 राज्यों में अपनी सरकार है, या मिली जुली सरकार है, या गठबंधन वाली सरकार है। अगर बात करें हाल के चुनाव में, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और अन्य राज्यों की भी, तो वहां पर भी हिंदुत्व के एजेंडे को एक प्रमुख एजेंडा के रूप में देखा गया। हिंदुत्व का एजेंडा झारखंड के चुनाव में सबसे ज़्यादा देखा गया। वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि वहाँ पर हिंदुओं ने, वहाँ के लोगों ने बीजेपी को साथ नहीं दिया। यहीं पर एक और बात, महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का इस्तेमाल हिंदुत्व को एक करने के लिए किया गया, ताकि हिंदुत्व एक हो जाए और महाराष्ट्र के चुनाव में इसका फायदा हो, जिसका एक बड़ा फायदा हुआ भी। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव में मजबूत थी, वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली, क्योंकि उसके पास एक मजबूत हिंदुत्व का एजेंडा था। और इसी एजेंडा को बढ़ाते हुए उसने दिल्ली के चुनाव में भी हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाया और इसका उपयोग भी किया। इस समय अलग अलग लोगों के द्वारा हिंदुत्व के एजेंडे को रंग दिया गया। वहीं हिंदुत्ववादी कार्य भी किए जाते हैं, जैसे दिल्ली में सरकार बनते ही कई सड़कों के नाम बदले जाने की बात कही जा रही है। इससे भी हिंदुत्व के एजेंडे को एक नया रंग मिलेगा। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी के लिए एक बड़ा एजेंडा है, और इससे चुनाव जीतने में बीजेपी को कितना मदद मिलता है ये भी समझा जा सकता है। इसलिए बिहार के चुनाव में भागलपुर को चुनना हिंदुत्व के एजेंडे के लिए ही किया गया है, ना कि किसी और कारण से। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बिहार के भागलपुर में बीते समय से आरएसएस एक्टिव है। जब 1989 में दंगा भड़का तो तुरंत उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की निर्माण होती है, और उस समय जनसंघ इन इलाकों में काफ़ी एक्टिव थी। इसके बाद यहाँ पर अब आरएसएस लगातार चुनाव प्रचार के दौरान बना हुआ है। लगातार चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एजेंडा कितना मजबूत होगा और कौन से नारे कितने काम करेंगे, ये भी तय हो जाएगा, और ये भी शुरू हो जाएगा आने वाले महीनों में। भागलपुर को चुनने के पीछे एक वजह आरजेडी को यहां से पीछे करना भी है। प्रधानमंत्री मोदी अभी से वहां विकास परियोजनाओं की शुरुआत करके आरजेडी के वोट बैंक को खत्म करना चाहती है, और इसीलिए इस इलाके को चुना गया है। ये भी एक बड़ा वजह है। अगर आप यहाँ की जनसंख्या को देखें तो यहाँ पर हिंदुओं में यादव और मुसलमानों की अच्छी आबादी है। अगर बात करें साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ की आबादी के बारे में, तो यहाँ पर कुल आबादी 31 लाख की थी 2011 में, जिसमें मुसलमानों की आबादी 3.5 लाख बताई गई थी, यादवों की आबादी 3.5 लाख बताई गई थी। वहीं दूसरे जातियों में गंगोती 2 लाख, वैश्य 1.5 लाख, सवर्ण 2.5 लाख, कुशवाहा कुर्मी 1.5 लाख के करीब बताया गया था। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पर राजद आगे है, राजद को अच्छी बढ़त मिलती है। यहाँ पर महादलितों, यादवों, मुसलमानों और इन सबों को मिलाकर राजद की भूमिका आगे बढ़ जाती है। इसलिए राजद को पीछे करने के लिए भागलपुर के इस जोन को आगे करना जरूरी है, ताकि राजद यहाँ से पीछे हो जाए और बीजेपी की जीत यहाँ से और ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसे भी समझना जरूरी है। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में यहाँ के मुसलमानों वोटरों को भी साधने की कोशिश की है। इससे भी पता चलता है कि इसराइली के उद्देश्य क्या थे। भागलपुर की इस यात्रा से बिहार के चुनाव में हिंदुत्व को तो रंग दिया ही गया, साथ ही कुछ विकास परियोजनाएं भी दी गई, जिसमें बरौनी के लिए डेयरी प्लांट बनाने की बात कही गई। वहीं नवादा तिलैया रेलवे लाइन का दोहरीकरण और इस्माइलपुर से रफीगंज के लिए एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करने की बात भी कही गई है। कुल मिलाकर 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और चुनाव के दरमियान से इसे देखा जा रहा है। इसको लेकर बिहार के नेताओं में भी कई प्रतिक्रियाएं आई कि आखिर तुरंत पहले ये सब क्यों। आरजेडी ने पीएम मोदी की इस रैली पर अपनी बात कही है।
आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, प्रधानमंत्री आज बिहार में हैं, इसलिए बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव हैं, इसलिए अब सब बिहार में आएंगे और यहाँ पर गरीबी मिटाने नहीं बल्कि लोगों को भ्रमित करने, झूठे वादे करने यहाँ पर पीएम मोदी और उसके मंत्रालय के लोग आएंगे, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव ने पुराने वादे दोहराए जो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले चुनाव में किए थे, जिसमें चीनी मिल और फैक्ट्री को लगाने का वादा किया गया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। चीनी मिल बंद पड़ी है, उसको खोलने की बात कही गई थी लेकिन उसे नहीं खोला गया। बेरोजगारी को लेकर भी हमला किया। वहीं लोजपा के चिराग पासवान ने मोदी की इस रैली का स्वागत किया है और लालू यादव और उनके परिवार पर हमला बोला है। इस तरह बिहार के चुनाव में भागलपुर की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। भागलपुर के एजेंडे अब शुरू हो चुके हैं। भागलपुर से बिहार की राजनीति की शुरुआत शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि यहाँ पर बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के बल पर आगे बढ़ेगी या फिर विकास परियोजना को भी साथ ले आएगी, साथ ही यहाँ पर किस तरह के कामों को वो और ज़्यादा तेज़ी से फैलाएगी, इसको भी देखना जरूरी है। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। लगातार सत्ता का स्वाद चखने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में है। यह पहली बार ही होगा कि पूरे देश में मुख्यमंत्री भी महिला होगी और विपक्ष के नेता में भी महिला ही होगी। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री रहे आतिशी को नेता विपक्ष चुना गया है, वहीं मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को चुना गया है। इसलिए दोनों ओर महिलाएं ही सदन के केंद्र में रहेगी और इसका प्रतिनिधित्व करेगी। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कैग की रिपोर्ट से सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते थे, लेकिन जब खुद सत्ता में आए तो कैग की रिपोर्ट को सदन में पेश ही नहीं होने दिया। अब उनके सत्ता में रहते हुए किस साल कौन से काम हुए और उसमें कितना खर्च किया गया, कितना घोटाला हुआ, ये सब के सामने आने वाली है। इसलिए सत्ता के आने के बाद अब बीजेपी अब इसकी उजागर करने की बात कर रहे हैं। कैग रिपोर्ट को सदन में लाने की बात कर रही है। लगभग 14 कैग रिपोर्ट हैं जो अभी लंबित पड़े हुए हैं। जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था तब से लेकर आज तक उन्होंने एक भी कैग रिपोर्ट को पेश नहीं होने दिया। इसीलिए बीजेपी इसे एजेंडा के रूप में देख रही है और आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए, उन्हें और बर्बाद करने के लिए इसका प्रयोग करने जा रही है ताकि उनके एजेंडे और मजबूत हो। चुनाव से तुरंत पहले कैग की रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें शीश महल और शराब घोटाले का जिक्र था, जिसे मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने चुनाव भी लड़ा था। विधानसभा के पहले सत्र में ही अब पुराने कैग रिपोर्ट को लाने की बात कही जा रही है। अभी तो एक कैग रिपोर्ट के जरिए शराब घोटाले और शीश महल की बात सामने आई थी। इससे पिछले घोटालों में और इससे पिछले आरोपों में, इससे पिछले कैग रिपोर्टों में किस किस तरह की बात है, कौन कौन से छोटी बड़ी घोटालों की बात सामने आती है, सबकी जांच होगी और सब पर बात की जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए अब सत्ता से दूर जाना उनके लिए अब एक बड़ा मुसीबत बनने जा रहा है, क्योंकि उनके दरमियान जो भी काम किए गए अब उनकी समीक्षा की जाएगी। वहीं बीजेपी की ओर से दिल्ली की खजाना खाली करने की बात भी कही गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। हालांकि सभी सरकारें ऐसा आरोप लगाती है, जब सरकार उनकी आती है और पुराने सरकार बदलते हैं तभी सब लोग यही कहते हैं कि सत्ता खाली कर दिया गया, सत्ता के खजाने को खाली कर दिया गया। इस दौरान भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे खोले जाएंगे जिसमें 14 कैग रिपोर्ट शामिल है। अब देखना होगा कि इस पर क्या राजनीति रहती है। साथ ही नई सरकार आई है तो यमुना की सफाई को लेकर भी एक दिलचस्पी दिखाई जा रही है। लगातार ट्वीट कर कहा जा रहा है कि अब यमुना की सफाई चरम स्तर पर होगी, जल्द ही यमुना की सफाई भी की जाएगी। साथ ही सड़कों की सफाई, नालों की सफाई भी किए जाएंगे क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, इसको लेकर भी काम किए जाएंगे। साथ ही शराब अनियमितता को ठीक किया जाएगा और अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं। इस तरह अरविंद केजरीवाल के लिए ओवरऑल मुश्किल होने वाली है। वहीं उन्हें अब दिल्ली में जो काम किए गए थे अब उनके जवाब देने होंगे, एक एक सवालों के जवाब देने होंगे। इससे उनकी मुसीबतें और बढ़ेंगी और ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आज के लिए इतना ही। दिन भर विशेष आप देखते रहिए हमारा शो, खास प्रोग्राम। नमस्कार, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।